जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन ने पिछले लेक्चर में क्लास 11th का जो है पलायन वेग के लिए सूत्र की स्थापना करी। बहुत ही गजब का सूत्र था। ध्यान रखना, आपके जो है पलायन वेग से संबंध में जो है प्रश्न बहुत सी बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रति तल से पलायन वेग का मान कितना होता है। इसके लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए, जो अपने पिछले लेक्चर में अपन कर चुके हैं। पृथ्वी तल से पलायन वेग का जो मान होता है, ठीक है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान, पृथ्वी तल से पृथ्वी तल से पलायन पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान अपने आया था √2g r आया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर आप जो है बिल्कुल अच्छे से देखिए उसको। पृथ्वी तल से पलायन वेग का जो मान आया था अपने √2g r आया था। पृथ्वी तल से जो पलायन वेग का मान आया था वो कितना, √2g r के बराबर आया था। चलो अपन आगे देखते हैं यहाँ से। पलायन वेग का मान, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 2g r आया था। तो यहाँ से देखो एक बात तो स्पष्ट है कि पलायन वेग में देखो अपने यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वीत्वरण आ रहा है, पृथ्वी का उस स्थान का गुरुत्वीत्वरण और त्रिज्या आ रही है। जबकि इसमें देखो, अगर जी और जी के संबंध के सूत्र से देखते हैं तो GR बराबर क्या होता है, बोलो, GM/R होता है। ठीक है, क्या जी और जी में संबंध का ये सूत्र था आपके, जी बराबर क्या था, GM/R का स्क्वायर था। तो अपन ने एक आर का इधर गुणा किया था तो ये आया था आपके, ठीक है, ये आया था। तो अगर आप यहाँ मान भी रख देते हो, ये भी अगर आप ये मान भी यहाँ पर रखते हैं तो क्या आएगा, देखो जी और जी में संबंध का व्यंजक आपके क्या आ रहा है, बोलो, जी आर की जगह GM/R लिखेंगे तो ये आपके क्या आ जाएगा सूत्र, ठीक है, √2GM/R। तो ये आपके क्या है, देखो, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान। तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान फेंकी गई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक तो ये बात है, कभी आपसे पूछा जाए कि मैंने आपको बताया भी था उस पिछले लेक्चर में कि आप चींटी को फेंको या हाथी को फेंको, दोनों के लिए पलायन वेग का मान क्या रहेगा, इक्वल। तो नंबर एक, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान, ठीक है, या पलायन वेग का मान पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान फेंके गए फेंके गए पिंड या वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, फेंके गए पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। कभी आपको पूछ लिया जाए कि पलायन वेग का मान, अगर भारी वस्तु है तो उसके लिए क्या होगा, तो पलायन वेग का मान जो है फेंके गए पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, बोलो, देखो ध्यान दो, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों तो स्थिर है भाई, इस पर भी निर्भर नहीं करेगा, ये तो स्थिर है एक बार फिक्स से। अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग होगा क्योंकि उनके द्रव्यमान और त्रिज्या अलग अलग रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, देखो, फेंके गए पिंड की दिशा पर भी निर्भर नहीं करेगा कि आप उसको किस दिशा में फेंक रहे हो। पलायन वेग का मान इससे बात पर भी निर्भर नहीं करेगा कि आपने उसको किस दिशा में फेंका, चाहे मैं इधर फेंकू, चाहे इधर फेंकू, चाहे ऊपर फेंकू। ठीक है, तो पलायन वेग का मान पिंड को फेंकने की दिशा पर भी निर्भर नहीं करता है। पिंड या वस्तु को फेंकने की फेंकने की दिशा पर भी निर्भर नहीं करता है, दिशा पर भी निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आप इसको जो है ध्यान रखें दोनों बातों को। ठीक है ना, इन दोनों पर निर्भर नहीं करता है, दिशा पर भी निर्भर नहीं करता है और फेंकी गई वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है। चलो देखते देखिए, अगर आप पलायन वेग का मान निकालना चाहते हैं तो पलायन वेग का मान क्या आएगा, देखो, पृथ्वी तल से पृथ्वी तल से पलायन वेग
पलायन वेग को वी ई से लिखा अपन ने, और ये क्या आया, √2 GR आया। ठीक है, √2 GR आया। और देखो जी का जो मान है आपके वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है जी का मान जो है आपके, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो अपन ने देखा पलायन वेग का मान पृथ्वी तल से कितना होगा। तो देखो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी तल पर, इसका माध्य औसत मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और आर जो है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या। तो अपन ये दोनों मान अगर इसमें रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर रखेंगे, तो पृथ्वी तल से आपके पलायन वेग का जो मान आएगा, अंडर रूट तो ऐसे लिख दिया अपन ने, 2 भी ऐसे लिख दिया, जी का मान 9.8 रखा, और पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 इंटू 10⁻6 रखी अपन ने। तो इन सब का मान आता है आपके 11.2 इंटू 10⁻3 मीटर प्रति सेकंड। या इसको देखो 10⁻3 है तो इसको किलोमीटर भी लिख सकते हैं, तो 11.2, ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिखा जाता है। तो ये आपके क्या आया बोलो, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान आया। ठीक है, पलायन वेग का जो मान आया पृथ्वी तल से इतना होता है। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी एक नंबर में आपके जो है पूछ लिया जाए तो आपको जो है बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान क्या होता है। पलायन वेग का जो मान होता है, पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बात ध्यान रखना है। चलो अब अपन देखते हैं क्या कारण है कि पृथ्वी तल पर तो वायुमंडल होता है। ठीक है, क्या कारण है कि पृथ्वी तल पर वायुमंडल होता है लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। पहले तो पृथ्वी तल पर वायुमंडल का कारण देखेंगे, फिर अपन चंद्रमा पर वायुमंडल का कारण देखेंगे। ठीक है, चलो देखते देखिए। अब अपन ने यहाँ पर देखो, अपन पहले गैसों की वर्ग माध्य मूल मान चाल जो है इसका मान निकालते हैं। ठीक है, गैसों की वर्ग माध्य मूल वेग, गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग या चाल कितनी होती है। तो ये आपके देखो VRMS का जो मान होता है, वर्ग माध्य रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू का मान जो होता है √3 kT बटे क्या होता है R। √3 kT बटे R होता है। आपको याद रखना है गैसों का वर्ग माध्य मूल मान जो है VRMS वैल्यू जो होती है 3 kT बटे M होता है। ठीक है, R नहीं होता है आपके, 3 kT बटे क्या होता है बोलो, M। एम क्या है, द्रव्यमान है गैस का। के क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक। टी क्या है, टेम्परेचर। अपन हाइड्रोजन गैस के लिए ले लेते हैं, सबसे हल्की गैस के लिए लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, अपन हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, ये आप व्यंजक इसको भी अपन व्युत्पन्न करेंगे आगे। चलो देखो देखिए, गैसों की वर्ग माध्य मूल वेग या चाल जो होती है, गैसों की वर्ग माध्य मूल मान जो है वैल्यू कितनी होती है। तो हाइड्रोजन के लिए अगर अपन बात करेंगे तो इसका मान कितना होगा, अपन देखते हैं। देखिए देखो, के क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक। और के का जो मान होता है, ठीक है, ये स्मॉल के है, इसका बोल्ट्जमैन नियतांक का जो मान होता है ये कितना होता है, देखो 1.38 1.38 गुणा 10 जो है, 1.38 गुणा 10 जूल बटे केल्विन। 1.38 गुणा 10 जूल बटे केल्विन होता है, ध्यान रखना है आपको। केल्विन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोल्ट्जमैन नियतांक 1.38 गुणा 10 जूल बटे केल्विन इसका मान होता है, ध्यान रखना।
बोल्ट्जमैन नियतांक का जो मान होता है वो क्या होता है, बहुत सी बार विमी सूत्र और मात्रक पूछे तो भी आप इससे निकाल सकते हो जूल बटे केल्विन से। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना। बोल्ट्जमैन नियतांक के का जो मान होता है वो कितना होता है, 1.38 गुणा 10⁻23 जूल बटे केल्विन। अपन तापमान टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, बोलो 500 के ले लेते हैं। ठीक है, 500 के ताप पर जो है, और एम का मान हाइड्रोजन के लिए 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, ये क्या होता है, बोलो हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान होता है। हाइड्रोजन गैस का जो है आपके द्रव्यमान जो है वो कितना होता है, बोलो 1.67 इंटू 10⁻27। ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन गैस का जो है द्रव्यमान जो है, हाइड्रोजन गैस का जो द्रव्यमान होता है ये इतना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सब के मान अपन जो है अगर इसमें रखते हैं तो आपके जो है टोटल वैल्यू कितनी आती है उसकी अपन जो है गणना करते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये सब मान इसमें रखते हैं अपन, क्या है देखो, बोल्ट्जमैन नियतांक 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल बटे केल्विन। आपके टेम्परेचर कितना ले लिया, 500 के, और अपन ने हाइड्रोजन गैस ले ली। हाइड्रोजन गैस का जो सबसे हल्की यही होती है, तो इसका जो द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 जो है ये आपके ग्राम होता, किलोग्राम होता है। चलो आगे देखते हैं, इन सब मान को इसमें रखते हैं तो वर्ग माद मूल मान जो आएगा आपके आरएमएस वैल्यू, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 3 ही, तो ऐसे लिखेंगे। के का मान बोल्ट्जमैन नियतांक 1.38 इन 10⁻⁻23। ठीक है, और टेम्परेचर अपन ने 500 केल्विन ले लिया, बटे में अपन द्रव्यमान रखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो आपके वी आर एम एस वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2.49 इंटू 10⁻3। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये बहुत 5 के बहुत पास है तो इसको 2.5 लिख देंगे। देखो 5 के बहुत पास है तो यहाँ एक बढ़ा देंगे तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाए। किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं इसको, किलोमीटर प्रति सेकंड। 10⁻³ हटाएंगे तो किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस के लिए क्या है, बोलो वर्गमाद मूल वेग है। ठीक है, ये क्या है हाइड्रोजन गैस के लिए। जबकि पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान, अभी हाल देखा, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान, पलायन वेग कितना आया था, बोलो 11.2 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड आया था। तो देखो पलायन वेग का मान पृथ्वी तल से, पलायन वेग का जो मान होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जबकि ये हाइड्रोजन गैस जो ली उसके लिए अपन ने देखा 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड आया वर्गमाद मूलमान गैस की जो चाल आई। तो देखो जो भारी गैसें रहेगी उनके लिए, हल्की से हल्की के लिए ये आ गया। लेकिन देखो पलाय, ये तो आरएमएस वैल्यू है आपकी, लेकिन यहाँ पर देखो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है वर्गमाद मूल। तो देखो भारी गैसों लोगे तो उसके लिए तो और भी क्या आ जाएगा, कम मान आ जाएगा। ये तो हल्की गैस है, और भी भारी गैसों लोगे तो इस उनके लिए तो ये कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जब गैसें उड़ेगी तो इतने वेग से उड़ सकती है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, गति करेगी तो इतने वेग से गति करेगी, और पलायन वेग का मान तो बहुत ज्यादा है। तो ये इस प्रकार जो हल्की से हल्की गैस है वो ही छोड़कर नहीं जा रही है, अगर जा पाएगी, क्योंकि पलायन वेग का मान तो काफी ज्यादा है। इसलिए पृथ्वी पर बहुत घना वायुमंडल पाया जाता है, या वायुमंडल पाया जाता है, इसका कारण यही। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल पाए जाने का कारण क्या आ जाएगा ये। ठीक है, पृथ्वी तल से अपन क्या लिखेंगे, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जबकि गैसों का वर्गमाद मूल मान वेग जो होता है वो 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि बहुत ही कम है, पृथ्वी तल की पलायन वेग से बहुत ही कम है। इसलिए पृथ्वी तल से जो गैसें होती है पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर जा नहीं पाती। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे, पृथ्वी पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से
पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि गैसों की के- जबकि गैसों का जबकि गैसों का जबकि गैसों की गैसों की पीआरएमएस वैल्यू, ठीक है, वर्ग माध्य मूल वेग, ये क्या हो जाएगा, वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल वेग जो है वो कितना है बोलो, आपके 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो पलायन वेग से जो पलायन वेग से जो पलायन वेग से बहुत कम है, पलायन वेग से बहुत कम है, बहुत कम है। अतः गैसें अतः गैसें पृथ्वी पृथ्वी के वायुमंडल को वायुमंडल को पृथ्वी के वायुमंडल को पार नहीं कर पाती है, पार नहीं कर पाती है, और पृथ्वी पर पृथ्वी पर वायुमंडल है, वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है। क्या कारण है, आप देखते देखो, क्या क्या कारण है आपको, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि पृथ्वी पर वायुमंडल है, तो उसका कारण यही है। चलो देखते हैं अब चंद्रमा पर वायुमंडल का कारण। चंद्रमा पर चंद्रमा पर वायुमंडल का कारण, वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है भाई, क्या कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका अपन कारण देखते हैं। तो देखो, चंद्रमा तल पर अगर पलायन वेग की बात करेंगे तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा क्या होता है, 1/6 होता है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या भी क्या होती है, कम होती है। चंद्रमा की जो गुरुत्वीय उसकी जो चंद्रमा की त्रिज्या है, जो पलायन वेग के लिए, पलायन वेग का अगर अपन सूत्र लिखेंगे तो क्या आएगा, √2 g r आएगा, ठीक है, 2 g r आएगा। तो देखो, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान आएगा पृथ्वी का 1/6 रहेगा, ठीक है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का क्या रहेगा बोलो, 1/6 भाग रहेगा, 1/6 रहेगा पृथ्वी का, पृथ्वी का 1/6 रहेगा, ये ध्यान रखना। और त्रिज्या जो होती है, चंद्रमा की जो त्रिज्या होती है, ठीक है ना, चंद्रमा की जो त्रिज्या होती है वो 1.74 इंटू 10⁶ मीटर होती है, ये ध्यान रखना। और ये जो मान होता है, देखो गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 तो होता है, लेकिन 1/7 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है लगभग, ठीक है। तो देखो, अगर अपन यहाँ मान रखेंगे तो चंद्रमा तल से पलायन वेग का जो मान आएगा, इन सब मान को रखने पर 2 × 1.7 गुणा 1.74 × 10⁶ ये सब मान रखेंगे ना, तो क्या आएगा, 2.4 मीटर प्रति सेकंड। देखो, ये आपके क्या है, चंद्रमा तल से पलायन वेग का मान आया, चंद्रमा तल से पलायन वेग का जो मान आया 2.4 आया, ठीक है, 2.43 होता है, इसको 2.4 आप मान सकते हो, तो 2.4 आया। ये तो भाई गैसों के वर्गमाध्य मूल वेग से क्या होता है, कम होता है। देखो, गैसों के वर्गमाध्य मूल वेग से कम है, क्योंकि चंद्रमा तल से पलायन वेग का मान, पलायन पलायन वेग का मान क्या आया, 2.43 या 2.4, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड है, ये आपके ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है बोलो, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड है,
चंद्रमा तल से पलायन वेग का मान 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि जबकि गैसों की जबकि गैसों की वर्ग माध्य मूल चाल गैसों की वर्ग माध्य मूल चाल VRMS वैल्यू जो है, VRMS वैल्यू अभी हाल निकाली थी अपन ने, क्या आई थी बोलो? 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, जो ज्यादा है, जो पलायन वेग से ज्यादा है, पलायन वेग से ज्यादा है, पलायन वेग से ज्यादा है, तो ध्यान रखना कि जो हल्की गैसें रहेगी उनका पलायन वेग क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो क्यों? क्योंकि द्रव्यमान का क्या लग रहा है बोलो? भाग लग रहा है आपके। तो पलायन वेग का मान क्या हो जाएगा? उनका ज्यादा हो जाएगा। ध्यान ध्यान रखना। तो हल्की गैसें और यहाँ तक की गैसें क्या होगी बोलो? वायुमंडल को छोड़ जाएगी। क्या होगा बोलो? चंद्रमा तल से पलायन वेग का मान 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि गैसों की वर्ग माध्य मूल चाल क्या है? देखो 2.5 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड है, सॉरी। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो पलायन वेग से ज्यादा है। अतः अतः चंद्रमा तल पर चंद्रमा तल पर चंद्रमा तल पर वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होगा। ठीक है, वायुमंडल नहीं होगा, क्योंकि गैसें क्या होगी बोलो? चंद्रमा के वायुमंडल को छोड़कर बाहर निकल जाएगी। वह चंद्रमा के वायुमंडल को छोड़कर क्या करेगी बोलो? बाहर निकल जाएगी। चलो अगला देखते हैं। देखिए अब अपन यहाँ से आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो छोटे ग्रह जो होते हैं उनके लिए और भी इसका मान जो है होता है, कम होता है। अब देखो अपन देखते हैं कक्षी चाल किसे कहते हैं, और इसके लिए सूत्र की स्थापना करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। कक्षी चाल क्या है? कक्षी चाल क्या है? ठीक है, कक्षी चाल क्या है? इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए या इसकी गणना कीजिए, इसकी गणना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी आईएमपी है, ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी आईएमपी सवाल है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। तो आपको इसको ध्यान रखना है। देखो ये आपके जो है कक्षी चाल क्या है, पहले तो अपन कक्षी चाल की परिभाषा देखते हैं। देखो कक्षी चाल क्या होती है? तो किसी भी उपग्रह को किसी भी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक जो चाल होती है उसे ही अपन क्या कहेंगे बोलो? कक्षी चाल कहेंगे। ये ध्यान रखना, किसी भी कक्षा में किसी भी उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को क्या कहेंगे अपन? कक्षी चाल कहेंगे। मान लो ये उपग्रह है आपके, ये उपग्रह है, इसके चारों ओर अपने को क्या करना है? किसी भी ये ग्रह है, इसके चारों ओर अपने को क्या करना है? किसी उपग्रह को इस कक्षा में क्या करना है? स्थापित करना है। ठीक है ना? किसी उपग्रह को स्थापित करना है इस ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में। ठीक है, तो इसके लिए कितने वेग की आवश्यकता होगी? तब जाके ये क्या करेगा? इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा कक्षा में, एक निश्चित कक्षा में। इसके लिए जो आवश्यक वेग होगा उसे क्या कहेंगे? कक्षीय चाल या कक्षीय वेग। ठीक है, क्या हो जाए? कक्षीय चाल या कक्षीय वेग। तो देखो अपन परिभाषा लिख देते हैं इसमें हल में आपके। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? परिभाषा हो जाए किसी कक्षा में किसी कक्षा में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए, किसी कक्षा में किसी उपग्रह उपग्रह को स्थापित करने के लिए, किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को आवश्यक चाल को क्या कहेंगे बोलो? कक्षीय चाल कहेंगे। कक्षीय चाल कहते हैं, कक्षीय चाल कहते हैं। ठीक है, किसी कक्षा में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को क्या कहेंगे अपन? कक्षीय चाल या उस ग्रह की कक्षीय चाल कहेंगे।
मान लिया जाए कि अपन पृथ्वी के लिए कोई उपग्रह, संचार उपग्रह जो स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके कक्षी चाल की स्थापना करते हैं। तो मान लिया जाए कि एम द्रव्यमान की पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान एम है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है बोलो, कैपिटल आर है, और इसके इससे एच ऊंचाई पर कोई कक्षा है। इस कक्षा में अपन कोई उपग्रह जो स्थापित करना चाहते हैं, संचार उपग्रह जो इसकी चक्कर लगाता रहेगा, तो ये क्या करेगा, अपने को सूचना देता रहेगा। ठीक है, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, अपन ने मान लिया, माना कि कैपिटल एम द्रव्यमान, कैपिटल एम द्रव्यमान तथा तथा कैपिटल आर त्रिज्या की, कैपिटल आर त्रिज्या की, कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से किसी उपग्रह को, किसी स्मॉल एम द्रव्यमान के उपग्रह को, द्रव्यमान के उपग्रह को, ग्रह को स्थापित करना है, स्थापित करना है। ठीक है, क्या करना है अपने को, इस उपग्रह को क्या करना है, स्थापित करना है। तो देखो इसकी कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो पृथ्वी की त्रिज्या तो आर है और इसको एच ऊंचाई पर स्थापित किया, तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी आर प्लस एच हो जाएगी, मतलब इस कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर प्लस एच हो जाएगी। स्मॉल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर की पृथ्वी तल से स्मॉल एम द्रव्यमान के उपग्रह को स्थापित करना है। ठीक है, पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से अपन को क्या करना है, पृथ्वी तल से पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर स्मॉल एम द्रव्यमान के उपग्रह को स्थापित करना है। ठीक है, पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर स्मॉल एम द्रव्यमान के उपग्रह को क्या करना है, अपने को स्थापित करना है। तो स्मॉल एम द्रव्यमान के उपग्रह को जब अपने को स्थापित करना है, तो चलो उपग्रह को स्थापित करना है, तो कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी बोलो, कक्षा की त्रिज्या, जिस त्रिज्या में, जिस कक्षा में अपन इसको चक्कर लगाने के लिए छोड़ेंगे, उस कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी बोलो, पृथ्वी की त्रिज्या प्लस ऊंचाई यानी कि आर प्लस एच, पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी के बराबर हो जाएगी। कक्षा की त्रिज्या आर प्लस एच होगी, आर प्लस एच होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जब आर प्लस एच होगी, तो पृथ्वी के कारण उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेते पहले, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसको क्या करेगा, खींचे हुए रखेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल इसको क्या करेगा, खींचे हुए रखेगा। तो पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के कारण उपग्रह पर, उपग्रह पर लगने वाला, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के नियम से निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बोलो, जी तो सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक है, दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल और बीच की दूरी का वर्ग हो जाएगा। तो देखो अपन ने पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम माना था, उपग्रह का स्मॉल एम, और जो कक्षा की त्रिज्या है वही इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग हो जाएगा। ये किधर लगेगा बोलो, पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर। ठीक है, और देखो जब ये क्या करेगा, वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाएगा, परिक्रमा लगाएगा, तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर भी एक बल आवश्यक होता है, जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। और अभिकेंद्री बल उसको कोई प्रदान करेगा, तभी जाके वो वृत्तीय मार्ग पूरा कर पाता है। क्लियर बात है। तो जब ये उपग्रह क्या करेगा, इस वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करेगा या चक्कर लगाएगा, तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर, अर्थात पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होगा, जिसको अभिकेंद्री बल कहेंगे। और इसे, ये अभिकेंद्री बल जब तक इस उपग्रह को मिलेगा, तब तक ही ये क्या करेगा बोलो, वृत्तीय मार्ग पूरा कर पाएगा, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश वृत्तीय मार्ग को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, और इसको कौन प्रदान करेगा बोलो, ये चूंकि ये अभिकेंद्री बल किधर लगेगा, वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर, अर्थात पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा।
और देखो पृथ्वी के केंद्र की ओर तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल ही वह जिम्मेदार बल होगा जो इसको वृत्तीय मार्ग में गति बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करे। अरे, आवश्यक अभिकेंद्री बल कौन प्रदान करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल ही वह जिम्मेदार बल होगा जो इसको वृत्तीय मार्ग में गति बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। वृत्तीय मार्ग के लिए, वृत्तीय मार्ग में गति के लिए, गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल, आवश्यक अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्रीय बल क्या होगा बोलो? आवश्यक अभिकेंद्री बल F बराबर क्या हो जाएगा बोलो? mv वर्ग बटे r, mv वर्ग बटे r। r क्या है बोलो? कक्षा की त्रिज्या है, ध्यान रखना ये कक्षा की त्रिज्या है, इसको अपन स्मॉल r मान रहे हैं, तो ये स्मॉल r क्या हो जाएगा? r प्लस एच के बराबर हो जाएगी, ये ध्यान रखना r प्लस एच के बराबर हो जाएगी। ये कक्षा की त्रिज्या है, चाहो तो r प्लस एच भी लिख सकते हो और r भी लिख सकते हो। चलो देखो देखिए, तो ये और m क्या है बोलो? कक्षीय चाल, सॉरी v क्या है बोलो? कक्षीय चाल। m द्रव्यमान के उपग्रह की v क्या है बोलो? कक्षीय चाल। ठीक है, कक्षीय चाल। जहां v क्या है बोलो? कक्षीय चाल है, कक्षीय चाल है। ठीक है, तो ये अभिकेंद्री बल, वृत्तीय मार्ग में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल क्या लगेगा? mv वर्ग बटे r लगता है। ठीक है, यह वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होगा, यह वृत्तीय मार्ग के केंद्र की और होगा। और वृत्तीय मार्ग का केंद्र किधर है बोलो? पृथ्वी के केंद्र की ओर। ठीक है, वृत्तीय मार्ग का केंद्र किधर है? पृथ्वी की ओर, अर्थात पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा, ये ध्यान रखना, पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा। तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होगा, वृत्तीय मार्ग का केंद्र किधर है बोलो? पृथ्वी की ओर। तो पृथ्वी की ओर तो गुरुत्वाकर्षण बल भी है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ही वह जिम्मेदार बल होगा जो इसको क्या करेगा? वृत्तीय मार्ग में गति बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। क्योंकि क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है, लग रहा है। अतः आवश्यक अभिकेंद्री बल, आवश्यक अभिकेंद्री बल, आवश्यक अभिकेंद्री बल वृत्तीय मार्ग में गति के लिए, वृत्तीय मार्ग में गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करेगा। ये आपको ध्यान रखना, करे कौन प्रदान करेगा बोलो? जो इस बोलो अभिकेंद्री बल जो है वह आवश्यक बल है जो वृत्तीय मार्ग में गति बनाए रखता है, और इसको कोई प्रदान करेगा तभी जाके ये लगेगा। ये हमेशा वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर लगेगा और इसको वही प्रदान करता है जो इसकी दिशा में लगता है। तो इसकी दिशा में तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहा है, और ये आपके जो है अभिकेंद्री बल भी पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहा है, अर्थात वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर लग रहे, दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक है, तो चूंकि देखो यहाँ पर आपके गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Gm बटे r प्लस एच लग रहा है। ठीक है, इसका वर्ग लग रहा है जिसको अपन GMM बटे स्मॉल r का वर्ग भी लिख सकते हैं। और अभिकेंद्री बल भी देखो वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर लग रहा है, mv वर्ग बटे r। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल भी इधर लग रहा है और अभिकेंद्री बल भी लग रहा है इधर, अर्थात ये गुरुत्वाकर्षण बल ही वह जिम्मेदार बल है जो वृत्तीय मार्ग में गति बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि यह अभिकेंद्री बल जो रहेगा इस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, या गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो अभिकेंद्री बल के बराबर होगा। यह आपको
समझ में आया हो तो अपन आगे चले। आप इसको उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्रीय अभिकेंद्री बल किसके बराबर हो जाएगा बोलो? गुरुत्वाकर्षण बल के, गुरुत्वाकर्षण बल के। और अभिकेंद्री बल तो देखो mv वर्ग/r होता है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल G m क्या होता है बोलो? स्मॉल r का वर्ग, स्मॉल r का वर्ग हो जाएगा। जहां r बराबर क्या है बोलो? वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, जो कि r+h है, ध्यान रखना। क्या है बोलो? r+h है। तो चलो देखो, यहाँ पर m से m कट जाएगा आपके, और एक r से एक r भी कटेगा, और v का वर्ग बराबर क्या आ रहा है देखो? Gm/एक r बच जाएगा आपके, क्योंकि यहाँ देखो r से एक r कटेगा, यहाँ वर्ग था, एक r बच जाएगा, और m से m कटा, ये आया। तो इधर वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल लगा देंगे, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा बोलो? वर्ग हटा के वर्गमूल लगा दिया अपन ने, तो अंडर रूट क्या आया बोलो? Gm/r। ठीक है, r की जगह अपन r+h लिख देंगे, तो यह आ जाएगा आपके कक्षीय चाल। ठीक है, कक्षीय चाल या ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इसको आप चाहो तो ओ से भी लिख सकते हो, कक्षीय चाल है। ठीक है, इसको अपन जो है ओ से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय चाल है ये आपके, ठीक है। तो इसको भी ओ से भी लिख सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी होने के कारण, कक्षीय चाल होने के कारण अंग्रेजी में इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। तो ये आ जाएगा आपके, एक कक्षीय चाल हो गई। ठीक है, ये क्या आ गई आपके? देखो कक्षीय चाल आ गई आपके ये। ठीक है ना? तो देखो जी और जी में संबंध से अपन ने देखा था, जी बराबर क्या आया था आपके? Gm/r² आया था। तो एक r का इधर गुणा करोगे तो gr बराबर क्या आएगा बोलो? gr का वर्ग हो जाए, gr वर्ग का इधर गुणा कर देंगे तो देखो gm का मान भी आप ये रख सकते हो यहाँ पर। तो आपके ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ जाएगी बोलो? देखो gm की जगह, gm ऊपर है, gm की जगह gr का वर्ग लिख देंगे, gr का वर्ग बटे क्या आ जाएगा बोलो? r+h अंडर रूट में। ये भी आप लिख सकते हो, आपको ये ध्यान रखना है। ये भी क्या है आपके? कक्षीय चाल या ऑर्बिटल वेलोसिटी है। चलो यहाँ से थोड़ा और देखो, यहाँ से अपन ने gm का मान रख दिया इसमें, तो ये आया। देखो यहाँ r का क्या है बोलो? वर्ग है। क्या है बोलो? r का वर्ग है। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके क्या आई देखो? अंडर रूट, मैंने क्या किया? gr लिखा, एक r जो था उसका इसमें भाग लगा दिया। देखो बटे में क्या आ रहा है बोलो? r+h। क्योंकि देखो यहाँ अगर इसमें मैं r+h में भाग लगाऊंगा ना, r+h में r का भाग लगाऊंगा तो ये उलट गुणित होगा, तो इस r में गुणा हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? r का वर्ग हो जाएगा। तो मैं एक r का वर्ग था, तो एक r में इसके बटे में लाया, इसके बटे में लाया। तो देखो अब मैं इसके दोनों के बटे में लिखूंगा, क्योंकि पूरे के बटे में, तो इसको दोनों के बटे में लिखेंगे तो यहाँ r से r कट जाएगा, एक बच जाएगा आपकी, ये मान आ जाएगा देखो। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगी बोलो? अंडर रूट gr बटे क्या आ रही बोलो? 1+1+h बटे क्या होगी? r हो जाएगी। ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि, अब यहां पर देखो ध्यान से समझो, अब अगर अपन जो है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आई आपके, ये भी हो सकती है, देखो ये भी हो सकती है, ये भी, आपके सारे के सारे व्यंजक जो है आपको क्या करना है? याद रखना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ से कुछ इसके जो विश्व स्पेशल बात जो है, अब आप अपन देखते हैं। यहाँ पर देखो आगे जो है कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ से अगर देखो, अगर जो है इसमें देखो क्या, कहीं भी उपग्रह का द्रव्यमान आ रहा है क्या? देखो यहाँ पर कहीं भी उपग्रह का द्रव्यमान नहीं आ रहा है इसमें। देखो यहाँ पर उपग्रह का द्रव्यमान यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, उपग्रह का द्रव्यमान मौजूद नहीं है। मतलब कहने का यह अर्थ है, उस कक्षा में आप चाहे कोई सी भी वस्तु स्थापित करो, उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग का मान वही रहेगा, क्योंकि ये जो कक्षीय चाल जो है उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो एक पॉइंट तो क्या हो गया आपके? कक्षीय चाल, कक्षीय चाल उपग्रह, उपग्रह या वस्तु
वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, आप कुछ भी वहां पर छोड़ो, वो उनके लिए जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, समान होगी। आपके देखो दूसरा पॉइंट आ जाता है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखो एक बात तो ये फिक्स है, देखो क्या आई बोलो, यहाँ पर आर प्लस एच आ रहा, देखो ये आर आ रहा है आपके, ये आर आ रहा है, आर आ रहा है यहाँ पर। आर क्या है बोलो, कक्षा की त्रिज्या जिसमें वो चक्कर लगा रही है। बात समझ में आई, कक्षा की त्रिज्या है, आर क्या है बोलो, आर या आर प्लस एच क्या है बोलो, जिसके चारों ओर वो क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, कक्षा की त्रिज्या है। ये देखो आपके आर जो है, ये आर प्लस एच जो है क्या है, कक्षा की त्रिज्या है। तो जैसे जैसे उपग्रह की ऊंचाई बढ़ेगी तो आर का मान क्या हो जाएगा आपके, बढ़ेगा। ये आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे पृथ्वी तल से क्या होगी बोलो, ऊंचाई बढ़ेगी तो आर का मान क्या हो जाएगा आपके, बढ़ेगा। तो देखो आर का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगी, कक्षीय चाल का मान क्या हो जाएगा, कम। जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता जाएगा बोलो, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो ऊंचाई के साथ उपग्रह की कक्षीय चाल का मान, उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो उपग्रह पृथ्वी तल से जितनी अधिक ऊंचाई पर होगा, उसकी कक्षीय चाल उतनी क्या हो जाएगी, कम। कक्षीय चाल का जो मान होता है, कक्षीय चाल उपग्रह की, उपग्रह की पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक है, उपग्रह की, उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी अधिक होगी, ऊंचाई कितनी अधिक होगी, अधिक होगी, कक्षीय चाल, कक्षीय चाल उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी, ये ध्यान रखना, कम होगी। जैसे जैसे आप क्या करोगे, पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ाओगे, उसकी कक्षीय चाल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो यहाँ से देखो, अगर एच का मान जो है क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपके ध्यान रखना, ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा में आप छोटे का भाग दोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपके, जीरो हो जाएगा। तो जी आर आ जाएगी आपके कक्षीय चाल। ठीक है, क्या आ जाएगी आपके, जी आर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगी आपके, जी आर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आपके क्या आ जाएगा, देखो तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं अपन, तीसरा पॉइंट, यदि उपग्रह पृथ्वी तल के अति समीप परिक्रमा करता है तो क्या होगा, इसको देखो, देखिए यदि उपग्रह, यदि उपग्रह जो है, चलो अगले नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं अपन, यहाँ जगह नहीं है। देखो यदि उपग्रह, यदि उपग्रह पृथ्वी तल के, पृथ्वी तल के अति समीप, अति समीप परिक्रमा करता है तो कक्षीय चाल है तो एच का मान क्या हो जाएगा, जीरो, बहुत ही कम हो जाएगा भाई। अपन ने क्या कहा कि जब वो उपग्रह जो रहेगा पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा कर रहा है, देखो पृथ्वी के बहुत समीप परिक्रमा करेगा तो एच का मान क्या हो जाएगा, जीरो, पृथ्वी के चारों ओर ही घूम रहा हो तो भाई, पृथ्वी के चारों ओर ही घूम रहा है, एच का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलो एच का मान जीरो रखें वहां पर, अगर अति समीप परिक्रमा करेगा तो यहाँ जीरो रखेंगे तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो, ये जीरो होगा ना। तो देखो जीरो एक में जोड़ेंगे तो एक ही आएगा बस, ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना। पी ओ इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट जी आर, बट क्या आ जाएगा, वन प्लस जीरो लिखेंगे इसको, वन प्लस जीरो लिखेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आएगी बोलो, तो आपके v जीरो का जो मान आएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा बोलो, जी आर। कैसे आया, समझ में आया बोलो, कि आया कि नहीं आया।
ठीक है, देखो यहाँ पर 0 आ जाएगा तो GR/1 आएगा, GR के बटे में 1 है। तो कहने का यह अर्थ है, क्या अर्थ है कि अगर कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति समीप परिक्रमा करता है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय चाल √GR होती है। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं, अतः अतः अति समीप, अतः पृथ्वी के अति समीप, अति समीप, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये ध्यान रखना है। अतः पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होगी बोलो? V0 बराबर √GR के बराबर होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये डायरेक्ट सत्य, सही विकल्प, सत्य असत्य रिक्त स्थान में भी पूछी जाती है। अगर कोई उपग्रह जो है पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा कर रहा है तो उसकी कक्षीय चाल क्या होगी बोलो? √GR, √GR हो जाएगी। चलो अपन ने अब जो है यहाँ पर पूरा देख लिया इसको, ये पूरा खत्म हो गया। देखो आपको कक्षीय चाल में संबंध ये पूछना है तो आप यहीं तक भी कर सकते हो इसको। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे देखते हैं इसको। ये आपके कक्षीय चाल के लिए सूत्र की स्थापना हो गई। अपन ने कक्षीय चाल सूत्र की स्थापना करी थी। इससे पहले ये आ गया था आपके यहाँ से वहां तक जो है आपके सवाल था, व्यंजक था, बहुत ही प्यारा व्यंजक था। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आपको आप चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो इसको। पक्षी चाल के लिए जो है सूत्र की स्थापना करने की बोले, यहाँ तक भी लिखोगे तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और पूरा लिख दोगे तो और भी अच्छा है। क्लियर? चलो देखते, देखिए अब कक्षी चाल और पलायन वेग में संबंध क्या है उसको अपन देखते हैं। कक्षी चाल, कक्षीय चाल, कक्षी चाल। ठीक है, कक्षी चाल को तो अपन ने क्या लिखा था बोलो? V0 से लिखा था। कक्षी चाल तो V0 तथा पलायन वेग, पलायन वेग, पलायन वेग को तो VE से लिखा था। VE में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध है वो संबंध देख रहे हैं अपन। ठीक है, पलायन वेग तथा कक्षी चाल में क्या संबंध है अपन इसको देखते हैं। देखो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान लिख देते हैं अपन। पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान। देखो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान अभी हाल निकाला था अपन ने, बताया था अपन ने, निकाला तो पिछले लेक्चर में था। √ क्या था बोलो? 2GR। ठीक है, और पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह की कक्षी चाल भी अभी अपन ने देखी। पृथ्वी के, पृथ्वी के अति समीप, अति समीप, अति समीप परिक्रमा, परिक्रमा कर रहे, कर रहे उपग्रह की, उपग्रह की कक्षी चाल, ग्रह की कक्षीय चाल, कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल अभी हाल देखी थी। V0 लिखी थी अपन ने, और वो क्या आई थी बोलो? √GR के बराबर आई थी। तो देखो ये तो आपके क्या आई? कक्षीय चाल, और ये पलायन वेग। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इसका भाग लगा रहा हूँ। तो देखो इसमें इसका भाग लगाऊंगा तो पलायन वेग के बटे में कक्षी चाल आ जाएगी। और यहाँ पे देखो √2GR के बटे में, √2GR के बटे में क्या आ जाएगा? √GR आ जाएगा आपके, √GR आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर √GR से √GR कट जाएगा। तो आपके देखो पलायन वेग बटे कक्षी चाल बराबर क्या आएगा? √2। क्या आ जाएगी बोलो? √2 आ जाएगा। पलायन वेग बटे कक्षी चाल का जो अनुपात आया √2:1 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात VE और V0 का जो अनुपात आएगा वो √2:1 आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ ले तो कि इन दोनों का अनुपात क्या होता है। और दूसरी बात देखो, V0 का गुणा इधर करेंगे ना, अगर V0 का अगर अपन गुणा इधर करेंगे तो क्या आएगा? आपके V0 का गुणा अगर इधर करेंगे इस V0 का, तो पलायन वेग जो रहेगा, देखो आपके पलायन वेग का जो मान होगा
इसका गुणा इधर करेंगे तो √2 इंटू क्या हो जाएगा बोलो, v0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि पलायन वेग का मान कक्षी वेग का √2 गुना है। ठीक है, पलायन वेग का मान कक्षी चाल का कितना है बोलो, √2 गुना है। पलायन वेग का मान जो है कक्षी चाल का क्या है, √2 गुना है। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि कोई उपग्रह है और पृथ्वी के समीप अति समीप परिक्रमा कर रहा है और उसकी कक्षी चाल जो है √2 गुना अगर हो गई तो वो क्या करेगा, वहीं से चल देगा, छोड़ के कक्षा को स्पर्श रेखा के अनुदिश छोड़कर चला जाएगा ब्रह्मांड में। ठीक है, अर्थात अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना ये बात, अर्थात पृथ्वी के पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा परिक्रमा कर रहे उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़कर √2 गुना ना हो जाए तो वह अपनी कक्षा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, हमेशा के लिए पलायन कर जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि एक पृथ्वी के समीप एक उपग्रह है, उसकी कक्षीय चाल √2 गुनी हो गई तो क्या होगा, जैसे ही √2 गुनी होगी तो भाई पलायन वेग के बराबर उसका मान हो गया, उसका तो पलायन वेग के बराबर मान होते से वो तो क्या होगा, अपनी कक्षा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि जो है उनको भी जो है सेवा करने का हमें मौका। और लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि मैं जैसे आप घंटी बजाओगे मैं आपकी तरफ खींचा चलाऊंगा, आऊंगा, यानी कि मेरे द्वारा डाला गया कंटेंट आप तक पहुंचता रहेगा, जैसे मैं डालूंगा आपको सूचना मिल जाएगी। जय श्री माँ।